हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 1 क्लास 10th का, दैट इज़ रियल नंबर्स। बहुत ही बेसिक चैप्टर है और ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी जिसमें हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनके भी फर्दर सबसेट्स देखेंगे। फिर हम डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में बात करेंगे, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी के बारे में बात करेंगे, HCF LCM वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम डिलीट हो चुका है सिलेबस से, सो वो इस वीडियो में नहीं है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। आपने 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में, कि रियल नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। जब हम एक बैग मान लो रैशनल नंबर का है और दूसरा बैग मान लो इरेशनल नंबर का है, दोनों को एक बड़े बैग में फिट कर दें तो वो बैग किस चीज़ का हो जाता है, रियल नंबर्स का हो जाता है। अब जब हम रैशनल और इरेशनल दोनों बैग्स को एक ही बड़े बैग में फिट कर रहे हैं तो रैशनल के अंदर जितने भी सबसेट्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, फिर फ्रैक्शंस भी होते हैं जो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर हो गए, तो ये सब भी आते हैं रियल नंबर्स में। ठीक है। और दूसरी तरह से अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप कह सकते हो रियल लाइन, है ना। आपने 9th में इस बारे में पढ़ा हुआ है। अब आगे देखो क्या है, एक फ्लो चार्ट के हेल्प से समझ जाते हैं हम लोग आसानी से कि रियल नंबर्स के फर्दर सबसेट्स होते क्या हैं। एक तो हो गया रैशनल नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। दूसरे हैं इरेशनल नंबर्स जो कि जस्ट रैशनल के ऑपोजिट है, जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। वो नंबर्स हो गए आपके इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को दो टाइप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हो, एक इंटीजर और दूसरे नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स, या फिर इसकी जगह आप कह सकते हो ये फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन और इंटीजर्स को मिलाओगे तो आपको रैशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अब इंटीजर्स में भी एक तो नेगेटिव वाले आ गए और एक होल नंबर हो गए। होल नंबर में कौन कौन से आ गए, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आ गया आपका होल नंबर। और नेगेटिव कौन से हो गए, -1, -2, -3। ठीक है, ये सब टिल -इन्फिनिटी। अब 0 क्या है, 0 ना तो एक पॉजिटिव नंबर है ना एक नेगेटिव नंबर है, 0 बस बीच का है। ठीक है, बीच का कबाब में हड्डी। तो होल नंबर देख लिया हमने, नेगेटिव भी देख लिया, इंटीजर्स देख लिया, रैशनल देख लिया। होल नंबर्स को आप दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हो। एक तो होल नंबर के कलेक्शन में आता है आपका 0, है ना, एक तो आता है 0, और बाकी ये सब जो नंबर्स हैं, ये वाले तो इंटीजर्स हो गए, इसको हटाओ। ये वाले जो भी नंबर्स हैं ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, है ना, काउंटिंग नंबर्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये हो गए आपके नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स और 0 का कलेक्शन बनाते हैं ना जब, तो बन जाता है होल नंबर का कलेक्शन। होल नंबर के कलेक्शन में आपका 0 भी आ गया और आपके नेचुरल नंबर्स भी आ गए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। रियल नंबर्स को आप क्लासीफाई कर सकते हो रैशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में, जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है। और इरेशनल नंबर्स वो हैं जो जस्ट ऑपोजिट है रैशनल के, जिनको आप p/q के फॉर्म में ही नहीं लिख सकते हो, और इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिमाइंडर भी कभी 0 नहीं आएगा और रिपीटिंग भी नहीं है। रैशनल में आपके फ्रैक्शंस आ गए और आपके इंटीजर्स आ गए। जी से इनको डिनोट करते हैं क्योंकि ज़ेहलिन वर्ड से आया है, एक लैटिन का शब्द है ज़ेहलिन, जिसका मतलब होता है टू काउंट, इसीलिए जी से इसको डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स में आपके नेगेटिव वाले आ गए और होल नंबर्स आ गए, जिसके कलेक्शन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स में 0 आ गए और नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं। काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं। N से हम इसको, कैपिटल N से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स को Q से करते हैं, रियल को R से करते हैं, कैपिटल में सब। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। अब रैशनल और इरेशनल को अलग से थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट की चीज़ें और बेहतर क्लियर हो जाए हमें। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, अगर आपको कोई कहे कि डिफाइन करो रैशनल नंबर क्या है, तो आप अभी तक जितना पढ़ते आ रहे हो आप सब बता दो उनको
कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि q की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती। वैसे तो बहुत ही क्लियर बात है कि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, बट थोड़ा समझ लो। q मतलब क्या, डिनोमिनेटर है ना। अब जो ये फ्रैक्शन है या ये जो रैशनल नंबर है, इसमें न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 4। अपॉन के ऊपर जो लिखते हैं उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और यहाँ पे न्यूमरेटर है 3। जो अपॉन के नीचे लिखा जाता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4। अब क्या बोला मैंने, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, और p अपॉन q में q क्या है, डिनोमिनेटर, यानी कि अपॉन के नीचे 0 नहीं लिखना है। अब इसका मतलब देखो, अगर मैं लिख रही हूँ 3 अपॉन 0, इसका मतलब ये है कि 3 को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो। आपको ये पता है कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि q की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती, इसका रीजन क्या है ना। अब देखो, रैशनल नंबर्स को आप बेसिकली, रैशनल वर्ड में आ रहा है रेशियो में जो लिखे जा सकते हैं। अब मैं अगर p अपॉन q लिख रही हूँ, इसको मैं p/q भी लिख सकती हूँ, ठीक है। रेशियो में लिखे जाने वाले, यानी कि डिवीजन जिनसे हो पाए वैसे नंबर्स को हम कह देते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। उनको फ्रैक्शन के हिसाब से, फ्रैक्शन के जैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। यहाँ पे 30 होता तो 30 को 30/1 लिख देते। नेक्स्ट डेसिमल वाले 6.73, 673/100 लिख सकते हो इसको। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने हमारे 0 आ जाएंगे, ऐसे इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तीसरा है 5/2/7, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको चेंज कैसे किया, अगर किसी को वो नहीं पता या याद नहीं है तो देखो, यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई और यहाँ पे करते हैं ऐड। ये हो गया 5 7 35, 35 में 2 ऐड करा 37, और डिनोमिनेटर तो यही 7 ही रहेगा, तो 37/7 यहाँ से हमारा आ गया। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब इरेशनल नंबर क्या है, जस्ट उसके ऑपोजिट, जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, यानी कि आप उनको रेशियो में नहीं लिख सकते। और ज़रूरी नहीं है कि p अपॉन q ही हो, a अपॉन b भी लिख सकते हो आप। जैसे रैशनल का आपको डिफाइन करना है तो आप ये बोल सकते हो कि नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली आपका मतलब ये होना चाहिए कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 ना हो। अब देखो, एक छोटा सा जो क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज कि √2 तो इरेशनल है, ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है ना। √2 इरेशनल है, ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है, लेकिन √2 को तो √2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब ये इरेशनल कैसे बन गया है, तो ये इरेशनल, √2 तो इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ पे रैशनल की फॉर्म में लिख कैसे पा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर जो इस डाउट का आता है, दैट इज कि जब मैंने स्टेटमेंट बताई आपको रैशनल नंबर की, तो मैंने ये भी बोला कि p एंड q आर इंटीजर्स, और क्या √2 एक इंटीजर है, नहीं, इसीलिए ये जो नंबर है ये इरेशनल ही है। और ये √2 अपॉन 1 जो लिख रहे हो ये कोई रैशनल नहीं बन गया, क्योंकि p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। 1 तो इंटीजर है लेकिन √2 इंटीजर नहीं है ना, तो इसीलिए ये चीज़ है। अब √6 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। 4.6 रैशनल है, इरेशनल नहीं है। क्यों, क्योंकि 4.6 को 46/10 लिख सकते हो, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। सिंप्लीफाई करके 23/5 आ गया, तो इसको आप रैशनल की फॉर्म में लिख पा रहे हो। तो 4.6 एक इरेशनल नंबर नहीं है। √12 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। √49 एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 7 7 से 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसलिए √49 एक इरेशनल नंबर नहीं है, एक रैशनल नंबर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सारे रूट वाले नंबर जो हैं इरेशनल नहीं होते। जैसे मान लो मैं √36 लिख रही हूँ तो इरेशनल नहीं है ये, इसकी वैल्यू होती है 6। √25 लिख रही हूँ, इसकी वैल्यू होती है 5, ठीक है। तो ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। तो आपको आई होप रैशनल और इरेशनल समझ में आ गया। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या है,
आप 9th में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो। डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो सकती है या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है। नॉन टर्मिनेटिंग में या तो रिपीट हो रहा होगा या तो नहीं हो रहा होगा, है ना। रिपीट अगर हो रहा है तो रैशनल नंबर है, और टर्मिनेटिंग अगर है तो भी रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको। टर्मिनेटिंग यानी कि रिमाइंडर हमें 0 चाहिए। अगर मैं लिख रही हूँ 3.86 तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि इसके आगे हमें डॉट 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 नहीं दिख रहा, डॉट 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 दिखता है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे आगे डिवीजन हो रही है ना, और पॉसिबल भी है। लेकिन ये अगर मैंने सिर्फ लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर ऐसा है तो ये एक रैशनल नंबर भी है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो ना 386/100। आगे भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हो सकता है? या तो 13 ले लेते हैं, 13.777 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है 7। इसको हम 13.7 पे बार भी लिख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है ना। या तो नॉन रिपीटिंग हो सकता है, जैसे 172737 इस टाइप का कुछ होता तो, है ना। इसका मतलब क्या है कि रिपीट भी नहीं हो रहा है। पहले 17 आ गया, फिर 27 आ गया, फिर 37 आ गया। पैटर्न से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको वो सेम नंबर्स दोबारा चाहिए अगर हमें उसको रैशनल बोलना है तो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। वैसे डेसिमल एक्सपेंशन में डिलीट हो चुका है तो उतना काम का है नहीं हमारे, पर फिर भी समझना ज़रूरी होता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो 10th क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये थ्योरम है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब इसके लिए आपको प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इस थ्योरम को। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 और वो नंबर इटसेल्फ। जैसे मान लो 7 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 है और 7 है, राइट। तो ये एक प्राइम नंबर हो गया क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, 1 और वो नंबर खुद। सारे नंबर्स खुद के फैक्टर होते हैं और 1 तो हर नंबर का ही फैक्टर होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो जैसे 13 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 13, तो ये एक प्राइम नंबर हो गया। अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 36 ले लिया, 36 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9। तो ये सब क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36, ये सब 36 के फैक्टर्स हैं। इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा तो है ही, है ना। तो ये कैसा नंबर है? एक कॉम्पोजिट नंबर है। एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे 18 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 है तो 18 भी है, 2 9 18 होता है और 3 6 18 होता है। तो ये सब हो गए 18 के फैक्टर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। अब स्टेटमेंट क्या थी? एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे अगर मैं लिखना चाहती हूँ 6 तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 3, और 2 और 3 इसके फैक्टर्स भी हैं। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं तो इसके प्रोडक्ट के बेस पे इसको लिखा जा सकता है। एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब 2 × 3 5 नहीं हो जाता, है ना। 2 × 3 हमेशा 6 ही रहता है, चाहे आप 3 × 2 लिखो, 2 × 3 लिखो, 1 × 2 × 3 लिखो या 3 × 1 × 2 लिखो, हमेशा 6 ही आएगा, है ना। तो ऑर्डर तो मैटर नहीं करता। तो यही स्टेटमेंट में भी है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये प्राइम फैक्टर किस ऑर्डर में है उससे मतलब नहीं है, ये बस ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर।
एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज अ प्राइम और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो 1 से बड़ा है या तो वो खुद ही प्राइम होगा या तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के हिसाब से आप लिख सकते हो उसको। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, है ना। और 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, राइट, क्योंकि इनके फैक्टर्स क्या हैं, 2 ही हैं बस, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 और 1 नंबर इटसेल्फ, राइट। तो आप इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख पा रहे हो। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लेके समझा देती हूँ आपको। ये 7 इंटू 11 इंटू 23 होता है 1771। इसको मैं 23 इंटू 7 इंटू 11 भी लिखती तो भी 1771 ही होता, क्योंकि 4 9 भी 36 होता है और 9 4 भी 36 होता है, ठीक है। या आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, आप 6th 7th में ये प्रॉपर्टी भी आई थी आपकी, कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए है, राइट। तो आप ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ये आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख पा रहे हो। 7 11 और 23 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, राइट। और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के हिसाब से आप इस कॉम्पोजिट नंबर को लिख पा रहे हो, यानी कि आप हर कॉम्पोजिट नंबर को ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के हिसाब से लिख पा रहे हो, और अगर नहीं लिख पा रहे तो वो नंबर ही कॉम्पोजिट नहीं है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23, ये हो जाता है आपका 10,626। फिर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23, ये हो जाता है आपका 21,252। ये यूनिक है फॉर दिस नंबर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल वी रिगार्ड 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एज द सेम एज 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 और एनी अदर पॉसिबल ऑर्डर इन विच दीज प्राइम्स आर रिटन। मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए ही होगी। इसमें आप ऑर्डर आगे पीछे करो, 7 को फर्स्ट पे ले आओ, 5 को लास्ट पे ले आओ, 3 को इधर उधर कर दो, लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, वो सेम ही रहेगा। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, बस यही बताया गया है इस स्टेटमेंट में भी। आई होप इतना क्लियर हो गया। फैक्टर ट्री, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो फैक्टर ट्री। Factor tree is a way of expressing the factors of a number, specifically the prime factorization of a number. जैसे 51 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 3 इंटू 7, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ट्री की जैसे ब्रांचेस होती हैं वैसे ही नंबर, कॉम्पोजिट नंबर की ब्रांचेस बना के आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल वे होता है एक्सप्रेस करने का। यह है 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 64 होती है 2 की पावर 6, 2 रेज टू द पावर 6। 232 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 64 आ जाएगा। 32 के लिए जब 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। 2 8 16 होता है, 2 4 8 होता है, 2 2 4 होता है। अब ये जितने भी नंबर्स हैं ये हैं सारे प्राइम नंबर्स। ये जो ब्रांचेस निकली है ना, ये ट्री की जैसे ब्रांचेस होती हैं वैसे इसकी भी ब्रांचेस निकली हैं। फैक्टर ट्री इसीलिए बोला है फैक्टर्स के लिए। ट्री की जितनी भी ब्रांचेस दिख रही हैं ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हो गए, और इसी के प्रोडक्ट में आप ये नंबर लिख सकते हो, ठीक है। 64 आ गया 2 की पावर 6। The fundamental theorem of arithmetic has many applications both within mathematics and in other fields. Let us look at some examples. आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि 4 रेज़ टू द पावर n को बताओ कि ये कभी 0 से एंड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड करना है तो उसको 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा, और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 होना ज़रूरी है। और क्योंकि 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 आता है, 5 नहीं है, 5 मिसिंग है, इसीलिए ये 5 से एंड कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। 4n कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर raised to the power n, and because this is not having the prime factor 5, the number 4 raised to the power n cannot end with the digit 0 at unit place. Second example देखो, find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. Prime factorization तो आपको आती ही है, right?
अब आपको एक नया मेथड जो बताया जाएगा, दैट इज कि जैसे आप अब तक जो लिखते आ रहे होगे आप वो इस तरह से लिखते आ रहे होगे, लेकिन अब आपको 2 स्क्वायर इंटू 5 इस तरह से भी लिखना है। तो इसमें क्या है, जब आपको दो नंबर्स का HCF लेना होता है तो जो कॉमन आ रहा है, देखो HCF LCM दोनों में ही आप कॉमन वाला ही लेते हो, है ना। LCM में हम कॉमन को ले लेते हैं और बाकी जितने भी है उनको भी ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं भी आ रहा है उनको भी लेते हैं। लेकिन HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जब आप देख रहे हो तो जो कॉमन है वो तो लोगे। यहाँ पे ये जो एक है 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन और ये है 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें 2 तो कॉमन है ना, लेकिन इसमें है 2 स्क्वायर और इसमें है 2 की पावर 1। HCF के लिए आप लेते हो स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, स्मॉल कौन सा है, ऑब्वियसली 1, तो 2 की पावर 1 आ गया इसका HCF। ठीक है। LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, जैसे 5 के मल्टीपल्स हो गए 5, 10, 15, 20, जो उसके टेबल में आ रहे हैं बेसिकली वही। ठीक है, तो ये हो गए मल्टीपल्स। अ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन तो लेना पड़ेगा, तो 2 भी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। आपको लेना है ग्रेटेस्ट पावर, ये उल्टा होता है HCF, हाईएस्ट के लिए स्मॉलेस्ट पावर और लोएस्ट के लिए ग्रेटेस्ट पावर, ये ध्यान रखना बस। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की 2 है ना, स्क्वायर है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर लिख दिया पहले, तो फिर जितने भी जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लोगे, 3 भी है 5 भी है, ये तो LCM निकालना तो आता ही होगा आपको। ये क्या आ गया, 4 इंटू 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो LCM क्या आ गया 60। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ नोट करना, ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर वो 2 नंबर्स A और B है तो हम लिख सकते हैं LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B या सिंपली AB। ठीक है, अगर नंबर्स A और B है तो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर 56 and 36 the HCF is 4 and LCM is 504। हमको पता है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आना चाहिए किसके, HCF इंटू LCM के। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स क्या है 36 और 56, ये किसके इक्वल होना चाहिए, HCF के, दैट इज 4, और LCM के, दैट इज 504। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 36 इंटू 56 इज इक्वल टू 2016, ये भी 2016 है, और 4 इंटू 504 ये भी 2016 है, तो इससे वेरीफाई हो गया। आपको वेरीफाई करने के क्वेश्चंस आएंगे कि ये HCF है ये LCM है, वेरीफाई करो कि ये सही है या नहीं। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आ रहा है LCM इंटू HCF, इसका मतलब वो HCF LCM जो भी आया है वो सही है। ठीक है, ये था। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ में। LCM of 2 numbers is 60, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 180, फाइंड द HCF। तो क्या है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू AB लिख रही हूँ मैं, बस मैं मान के चल रही हूँ कि वो 2 नंबर्स AB हैं, आपको पूरा लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM है 60, HCF हमको पता नहीं है, ढूंढना है, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 180, तो HCF यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके 180 अपॉन 60 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 6 3 ज़ा 18 होता है, तो HCF कितना आ गया, 3 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, किस तरह से क्वेश्चंस आपको आएंगे, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब यहाँ पे 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन ले लेंगे, 7 इंटू 11 प्लस 1, ये क्या आ गया, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। अब इसको लिखा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका मतलब कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं और इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के हिसाब से लिख पा रहे हैं, इसीलिए ये जो नंबर है ये कॉम्पोजिट नंबर है। लिखना कैसे है वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने लिख के दिखा दिया है। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू यू कि ये क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व। नाउ मूविंग टू अनदर टॉपिक, दैट इज थ्योरम। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। इससे मान लो 3
36 को डिवाइड कर रहा है। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है ना। 6 स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर पा रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा, यही बात है। 3 2 जा 6 होता है और 3 इंटू 12 36 होता है, तो मतलब 3 6 का स्क्वायर भी डिवाइड कर पा रहा है और 3 6 को भी डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। यही थी थ्योरम जो कि प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में काम आएगी। अब √2 √3 √5 इन सब को प्रूव कैसे करेंगे कि ये इरेशनल है। तो मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट जो गिवन होता है उसको हमें चेक करना होता है कि ये ट्रू है या नहीं, है ना। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा जिससे हमारा अजम्पशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, देयर बाय प्रूविंग द कॉन्ट्ररी। जैसे मान लो आपको प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है, तो आप मान लो कि √2 रैशनल है, मान लो। और जब मानोगे तो कुछ ना कुछ गलतियां आएंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि √2 तो इरेशनल है, पता तो है लेकिन प्रूव करना है। अब पता है कि √2 इरेशनल है लेकिन रैशनल ले लिया, तो अब कोई स्टेप कहीं गलतियां आएंगी, और जहां गलतियां आएंगी वहीं पकड़ के तुम बता दोगे कि लो भाई तुम तो गलत बोल रहे थे, ये तो रैशनल है ही नहीं, ये तो इरेशनल है। तो हमारा जो अजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, इसीलिए हम जो कॉन्ट्ररी है उसको प्रूव कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेके समझ लो, मैं 2 आपको करके बताऊंगी, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन अ फोन, दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट इट ऑलरेडी रिटन। अब आपको √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। आपने लेट कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, तो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे आप A/B भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने P/Q लिखा क्योंकि NCERT में यही यूज होता है। √2 को आप P/Q के बराबर लिख पाओगे, है ना, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स और को प्राइम है। सिर्फ आप को प्राइम भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि को प्राइम इंटीजर्स ही होते हैं, ठीक है। मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया सो दैट कि आपको, आप भूलो ना इसको। तो √2 इज इक्वल टू P/Q। अब आपको √2 में कैलकुलेशंस करने में दिक्कत आएंगे, आपको इसको कुछ 2 वगैरह ऐसे कुछ चाहिए, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो हमको मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू P²/Q², है ना। जब ये P²/Q² के इक्वल आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे भेज दोगे लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई करा दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, तो 2Q² इज इक्वल टू P² आ जाएगा। अब आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो वहां से आप ये बोल दोगे कि 2 जो है P² को डिवाइड करेगा। देखो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में नहीं बोल रही हूँ। 2 P² को डिवाइड करेगा तो 2 P को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम हमने अभी डिस्कस करी थी, है ना। तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया। अब हमें P की वैल्यू कोई पता है नहीं, तो हम लेट कर देंगे P इज इक्वल टू 2C। स्क्वायर किया बोथ साइड्स, वी गेट P² इज इक्वल टू 4C², क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और C का स्क्वायर होता है C², तो P² इज इक्वल टू 4C²। अब हमें क्योंकि P² की वैल्यू ऑलरेडी पता है, दैट इज 2Q², तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 2Q² इज इक्वल टू 4C²। अब 2 से 2 कट हो जाएगा, है ना, तो Q² इज इक्वल टू 2C² आ गया। ये कैलकुलेशन देखो कैसी हुई। 2Q² मतलब क्या, 2 इंटू Q² इज इक्वल टू 4 इंटू C², एक मिनट, इंटू Q² इज इक्वल टू 4 इंटू C², है ना। Q² इज इक्वल टू 4C² अपॉन, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो Q² इज इक्वल टू 2C² आ गया। बस यही मैं बताना चाह रही थी, Q² इज इक्वल टू 2C² आ गया। यहाँ से आप बोल दोगे 2 डिवाइड्स Q², यहाँ से आप बोल दोगे 2 डिवाइड्स Q², तो 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो। टू डिवाइड्स Q, 2 डिवाइड्स Q², तो 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो।
अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि 2q² को डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी डिवाइड करेगा। पहला स्टेटमेंट था कि 2 डिवाइड्स p, दूसरा है 2 डिवाइड्स q। अब 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है। अब इसको समझो, जैसे अगर मैं कह रही हूँ 5 डिवाइड्स 20, इसका मतलब क्या कि 5 20 को डिवाइड कर पा रहा है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 20 का एक फैक्टर 5 भी है? बिल्कुल कह सकती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ 2 डिवाइड्स 10, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 10 का एक फैक्टर तो ये भी है। तो अगर मैं कह रही हूँ 2 डिवाइड्स p और 2 डिवाइड्स q, तो p और q दोनों का ये फैक्टर है और ये कॉमन फैक्टर भी है इनका। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो को प्राइम तो ये नहीं हो सकता। मैंने बताया था आपको क्वेश्चन जब हम कर रहे थे कि p और q इंटीजर्स भी होते हैं और को प्राइम भी होते हैं। को प्राइम होता है जिनका HCF 1 होता है, उनको हम को प्राइम कहते हैं, राइट। तो जब को प्राइम है तो HCF तो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो 2 आ रहा है। इसका मतलब this contradicts the fact that root 2 is rational, hence we can say that root 2 is an irrational number. Hence root 2 is an irrational number. ठीक है, ये था प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पहले हमने क्या करा, p अपॉन q के फॉर्म में लिखा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, q² को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, 2q² इज इक्वल टू p² आ गया। तो हम यहाँ से क्या बोल पा रहे हैं कि 2 डिवाइड्स p², तो 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, राइट। अब p की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो p की वैल्यू हमने ले ली 2c। अब स्क्वायर करा दोनों साइड्स को, तो हमको क्या मिला, p² इज इक्वल टू 4c²। p² की वैल्यू हमको पहले से 2q² हमने निकाली हुई है, राइट। तो हम उसको यहाँ लिख देंगे कि 2q² इज इक्वल टू 4c²। अब यहाँ पे q² इज इक्वल टू 2c² आ गया, क्योंकि कट हो जाएगा, मैंने आपको करके बताया था। अब 2 डिवाइड्स q², तो 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। अब 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो p और q का ये कॉमन फैक्टर आ गया 2। अब क्योंकि ये p और q को प्राइम होते हैं, इनका जो कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 आना चाहिए। हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये था प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। सेकेंड देखो, प्रूफ दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो इसको लेट कर दिया कि ये एक रैशनल नंबर है, तो ये p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। p और q आर को प्राइम जिनका HCF 1 होता है। अब रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन 3q आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 रूट 2 मतलब 3 इंटू रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड आ गया, इसलिए नीचे लिखा उसको, ठीक है। तो रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन 3q। अब यहाँ पे इसको आप न्यूमरेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हो। इसका मतलब कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल में तो फ्रैक्शन भी आता है ना। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पा रहे हो, मतलब ये एक रैशनल नंबर तो है भाई, बिल्कुल। p अपॉन q के फॉर्म में लिख पा रहे हो, या a अपॉन b के फॉर्म में लिख पा रहे हो इसको। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका एक इरेशनल नंबर है, रूट 2। लेकिन जो आपका LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब ये तो वही ऐसी वैसी बात हो गई कि आप कह रहे हो कि अ डॉग इज इक्वल टू कैट। नो, अ डॉग इज नेवर इक्वल टू कैट, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। हेंस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल। So our assumption was wrong and hence this is an irrational number, thereby proving the contrary. ये लास्ट है आई गेस, यस। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है, इसीलिए मैंने आपको ये भी करके बता दिया है यहाँ पे। प्रूफ दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे गलतियाँ क्यों आती, क्योंकि ये √2 नीचे डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में समझ नहीं आता कईयों को। तो देखो, पहले तो इसको रैशनल ले लिया है ना, तो p अपॉन q के फॉर्म में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे q को 1 के साथ और √2 को p के साथ, तो q इज इक्वल टू √2p आ गया। q ऊपर आ गया ना जब मल्टीप्लाई होगा, तो q इज इक्वल टू √2p। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, तो q अपॉन p इज इक्वल टू √2 आ गया। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि राइट हैंड साइड इरेशनल है, लेफ्ट हैंड साइड एक फ्रैक्शन है तो रैशनल है, इसीलिए ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। एक बार इसको पढ़ो। द अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल एज LHS इज रैशनल, क्योंकि फ्रैक्शन है, और एंड RHS इज इरेशनल, √2 है ना, इसीलिए इरेशनल।
A rational number cannot be equal to an irrational number, hence 1/√2 is an irrational number. तो ये था प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, जैसे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन हमने डिस्कस कर लिया है ना, और हमने डिस्कस किया ये थ्योरम कि P अगर P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा. ये थ्योरम हमने डिस्कस करी. उससे पहले हमने ये वाले क्वेश्चन देखा, एक्सप्लेन करना है कि कॉम्पोजिट क्यों है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से. फिर हमने HCF इंटू LCM वाला देखा. हमने क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से देखा. ये क्वेश्चन देखा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वाला. फैक्टर ट्री के बारे में हमने समझा क्या होता है. फिर उससे पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डिस्कस कर लिया. हमने डेसिमल एक्सपेंशन डिस्कस करा. रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हमने डिस्कस कर लिया. फ्लो चार्ट देखा हमने, और हमने रियल नंबर क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया. तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा का पूरा हमारा होता है समाप्त. होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और समझ में आई हो चीज़ें स्पेशली. और इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो चेक कर लेना उसको और ज्वाइन कर लेना ज़रूर. उस पर अपडेट्स मिल जाएंगे. इफ यू फील एनी डिफिकल्टी इन दिस चैप्टर, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, so you can put that down in the comment section. I'll be definitely replying to you. एंड ऑल्सो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन कर लो. उससे आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे कि हमारे वीडियोस कब आ रहे हैं और किन टॉपिक्स पे आ रहे हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून. बाय बाय.